सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की एंड सेल्फ बिलीफ की अपने ऊपर आप भरोसा रखिएगा। सीसेट आपको आईएएस बना नहीं सकता लेकिन बनने से रोक सकता है। मेरा जो प्रिंसिपल है सीसेट पढ़ने का वो है सीपीटी मॉड्यूल बोलते हैं उसको। जो विजन आईएएस की हमारी अभ्यास और अन्य प्रकार के जो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं वो सबसे अल्टीमेट सोर्स है। डियर एस्पिरेंट, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 16 जून को शेड्यूल्ड है और इसमें लगभग 30 दिनों से भी कम का समय बचा है। इस दौरान स्टूडेंट काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे होंगे। आज के इस स्पेशल सेशन में हम जानेंगे कि उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, साथ साथ में आने वाले 30 दिनों की रणनीति क्या हो। इसी सब मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है विजन आईएएस के सीनियर फैकल्टी दिनेश कौशिक सर। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जितेंद्र, मुझे इनवाइट करने के लिए सेशन में। सर, सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग और प्रिपरेशन की। जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को 30 दिन से भी कम का समय बचा है, आपके पास काफ़ी सारे स्टूडेंट आ रहे होंगे अपने चैलेंजेस को लेके, अपनी गाइडेंस को सीख करने के लिए। तो सर, इस दौरान स्टूडेंट क्या क्या चैलेंजेस और इश्यू फेस कर रहे हैं? हाँ जी जितेंद्र जी, इस दौरान जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैंने देखा है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट जो क्लास में जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता था, लेकिन अभी भी वो स्टूडेंट भी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। वो आके पूछ रहे हैं कि सर हमने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, अब इसको कैसे रिवाइज़ करना है। अब मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस उतना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है और कैसे इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है हमने सिलेबस को रिवाइज़ करने के लिए। इन सभी चीज़ों को लेके बच्चे काफ़ी मतलब एक तरीके से परेशान हैं या फिर उनको लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं अपनी स्ट्रेटजी को लेके। तो सर, जैसे कि जो भी आपने चुनौतियां बताई या जो भी इश्यू बताए स्टूडेंट के साथ, तो सर उनको ओवरकम करने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट को? हाँ जी, उसको ओवरकम करने के लिए एक फैकल्टी के नाते ये कहना, इस एंड पे बैठ के बच्चे को ये सजेस्ट कर पाना कि बच्चे प्रेशर नहीं लेना है, ऐसा कहना जितना आसान है उतना ही डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को अप्लाई कर पाना, क्योंकि हम भी प्रिपरेशन के फेज़ से गुजरे हैं। इतना कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, कहीं ना कहीं तो प्रेशर होता ही है। चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, आप देखेंगे फाइनल का प्रेशर तो अल्टीमेटली रहता ही है। तो यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की एंड सेल्फ बिलीफ की अपने ऊपर आप भरोसा रखिएगा। अगर आपने इस टाइम को अपनी प्रिपरेशन के दौरान अच्छे से सिलेबस को रिवाइज़ किया है, अपने फंडामेंटल्स और अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। आपको अगर आप ज़्यादा प्रेशर लेंगे तो इनफैक्ट उससे आपका परफॉर्मेंस डाउन ही जाएगा। तो अपने सराउंडिंग में कुछ जो नेगेटिव एलिमेंट्स वगैरह हैं, कुछ ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो लोग कह रहे होंगे कि अगले साल अटेम्प्ट देंगे हम, प्लीज़ ऐसे लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कीजिएगा। एक पॉजिटिव एम्बियंस में रहिएगा, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिएगा और अपने आप को मोटिवेटेड रखिएगा। थैंक यू सो मच सर। सर, जैसे कि आपने प्लानिंग और प्रिपरेशन का बताया, अब हम थोड़ा सा रिसोर्स की बात करते हैं। जैसे कि सर आपको सीसेट का पढ़ाने का एक लंबा अनुभव रहा है, तो यूपीएससी में बोला जाता है कि जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए तो एटलीस्ट। तो सर, सीसेट के लिए ऐसे क्या महत्वपूर्ण रिसोर्सेज हो सकते हैं जो स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए अभी? हाँ जी, सीसेट के लिए जैसा कि मैं अपने हर सेशन में बोलता हूँ, सीसेट आपको आईएएस बना नहीं सकता लेकिन बनने से रोक सकता है और ऐसा हज़ारों स्टूडेंट के साथ हुआ है। इसी की वजह से जीएस की कट ऑफ नीचे गिरती जा रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं जो 120 130 लेके आ रहे हैं जीएस में, लेकिन सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अब रिसोर्सेज की जो आपने बात की, जो हमारे क्लासरूम के जो स्टडी मटेरियल है बहुत ही अल्टीमेट है। उसके अंदर जो हमने पढ़ाया है उसके अंदर सभी पीवाईक्यूज़ को भी हमने एक कंसोलिडेटेड मैनर में दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं, उसके साथ में उसके पीवाईक्यूज़ भी हमने साथ के साथ डिस्कस किए हैं। तो आपके लिए अल्टीमेट स्टडी मटेरियल है हमारे क्लास नोट्स। उसके बाद जो विजन आईएएस की हमारी अभ्यास और अन्य प्रकार के जो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं वो सबसे अल्टीमेट सोर्स है, उस सोर्स के लिए जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने जीएस के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। सर, जैसे कि बोला जाता है कि यूपीएससी का सिलेबस वैसे तो काफ़ी बड़ा है, आइदर वो जीएस का हो गया, सीसेट का हो गया, फिर भी ऐसी कोई प्रैक्टिकल रणनीति हो सकती है स्पेसिफिकली सीसेट के बारे में कि 30 दिन में स्टूडेंट जो है अपना सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट कर पाए पूरा? जी हाँ, उसके लिए हमने पहली क्लास में एक स्लाइड डिस्कस की थी। वो
उसमें पेपर का प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस देखा था। तो सबसे पहले अब जो स्टडी एरियाज़ हैं उनको मैं 3 एरियाज़ में ब्रेक करता हूँ बेसिकली। सबसे पहले हाई हिट एरिया, जो जिन पे यूपीएससी का पिछले 3-4 साल से फोकस रहा है। जैसे अगर मैं बेसिक न्यूमरेसी की बात करूँ तो सबसे टॉप 5 परफॉर्मिंग एरियाज़ होंगे। अगर आप अभी प्रिपेयर करना चालू कर रहे हो या रिवाइज करना चाह रहे हो तो इसी ऑर्डर में आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है। सबसे पहले नंबर सिस्टम कीजिएगा, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन कीजिएगा। ये टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम से पहले एक या 2 दिन पहले आपको इनका ब्रशअप दोबारा करना पड़ेगा। तो इसीलिए नंबर 1 पे रहेगा नंबर सिस्टम, 2 पे रहेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 3rd पे परसेंटेज रहेगा। परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट लॉस भी कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद एवरेज मिक्सचर्स एंड एलिगेशन और एक सिंपल इक्वेशन का चैप्टर है, ये चैप्टर ज़रूर करना है। उसके बाद एक नया एरिया आया है जिसको हम बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी, या हिंदी में बोलेंगे डेटा पर्याप्तता। 2019 से पूछा जाना, पहला प्रश्न 2019 में आया, लेकिन उसके बाद हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डेटा सफिशिएंसी को लगाना पड़ेगा आपको। तो इस ऑर्डर में अगर आप जाएंगे तो मेरे हिसाब से फिर आप बाकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं जिनका आपको कॉन्फिडेंट है कि इनसे तो क्वेश्चन पूछे जाने ही हैं, पहले उन एरियाज़ को कीजिएगा। इसके अलावा मुझे लगता है 2-3 एरियाज़ ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनने चाहिए, लेकिन यूपीएससी ने उतना ज़्यादा फोकस किया नहीं है। पता नहीं क्यों, मेरा दिल कहता है कि इस साल एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर, उस इतने ज़्यादा नहीं पूछा गया, उससे पूछे जाने चाहिए क्वेश्चन। और एक मेंशुरेशन का जो एरिया है, क्षेत्रमिति वगैरह है, उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। मतलब सर जो प्रायोरिटाइज करके 30 दिन में एटलीस्ट सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा सर। वो एक, मैं अभी एक पोएम पढ़ रहा था, पूरो चलने के बटोही पथ की पहचान कर ले, ऐसा कुछ है। तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन से पहले जान तो लें कि क्या हमारे हमारे पास समय लिमिटेड है, सिलेबस अनलिमिटेड है। तो इस समय का सदुपयोग, आप इससे मैक्सिमम आउटपुट लेके आना है। तो जो हाई यील्ड एरियाज़ हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका। सर जैसे कि हम सीसेट की बात करते हैं, आपका एक लंबा अनुभव रहा है मैथ्स को पढ़ाने का, सीसेट को पढ़ाने का। तो सर सीसेट, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूपीएससी का जो पेपर है सीसेट का, वो दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, जैसे कि आपने शुरुआत में बताया था, जीएस में 120 मार्क्स ला रहे हैं पर सीसेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। टफनेस पेपर की इंक्रीज़ होती जा रही। तो सर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अभी स्टूडेंट को कि आखिरी के 30 दिनों में एटलीस्ट उनको क्या करना चाहिए अभी कि सीसेट को एटलीस्ट क्वालिफाई कर पाया हो? जी हाँ, एक तो जैसा मैंने डिस्कस किया है आपके साथ में कि टेस्ट लगाते रहना चाहिए। एक मेरा जो प्रिंसिपल है सीसेट पढ़ने का, वो है सीपीटी मॉड्यूल बोलते हैं उसको। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। सबसे पहला काम करना है आपको, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो एक बिल्डिंग की नींव की तरह काम करता है। अगर बिल्डिंग की नींव ही नहीं होगी, ऊपर आपने बहुत ऊंची बिल्डिंग बना दी है, तो वो कभी भी गिर सकती है बिल्डिंग। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। सेकंड आता है प्रैक्टिसिंग। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से थ्योरेटिकल नहीं है, उसके ऊपर एम्पल काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा। क्वेश्चन सीसेट का पेपर जो है बाकी एग्जाम से डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन को समझ पाना ही अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो सी हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, पी हमने डिस्कस किया प्रैक्टिसिंग, और उसके बाद टी आता है टेस्टिंग। तो उसके ऊपर टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे ऐसे हैं जब उनको इंडिविजुअल क्वेश्चंस हम देते हैं तो वो क्लास में अटेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन जब एक साथ में 80 क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर जब बच्चा जंप करता है तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो टेस्ट देने से अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइएगा, प्रॉपर स्ट्रेटजी, और उस स्ट्रेटजी को 3 से 4 टेस्ट में लगा के देखेगा। बहुत जल्दी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना है, तभी आपको पता चलेगा आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी काम कर रही है, कौन सी नहीं काम कर रही है। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि देखा जाता है कि वैसे तो यूपीएससी का पेपर जो है प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी ऐसे कुछ टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो स्टूडेंट को एटलीस्ट उन पर फोकस करना चाहिए अभी, ताकि वो एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स सीसेट में ला सके? अभी मैंने आपको जो हाई यील्ड एरियाज़ बताए थे वो वही एरियाज़ हैं, सबसे पहले उन्हीं के ऊपर फोकस करना चाहिए। अभी आप बोलेंगे तो मैं वो रिवाइज भी कर सकता हूँ कौन कौन से हैं। नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी। फिर उसके बाद आप रीजनिंग में जा सकते हैं, वेन डायग्राम हो गया, सिलोजिज्म हो गया, फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, मेनली 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक है पूर्व धारणा के ऊपर और एक क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है ना, कंक्लूजन वगैरह के ऊपर।
तो इनके ऊपर मैं मानता हूँ कि आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप PYQs और विजन IS के जो हमारे अभ्यास के टेस्ट और अन्य टेस्ट हैं उन टेस्ट का अगर आप डिस्कशन प्रॉपरली देख लेंगे तो आरसी में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। सर ऐसा जनरली देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है वो GS ही पढ़ते रहते हैं और CSET नहीं पढ़ते, इतना प्रैक्टिस नहीं करते। तो वैसे स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आखिरी के 30 दिनों में GS प्लस CSET को कितना टाइम एटलीस्ट अलोकेट करना चाहिए उनको? देखिएगा, टाइम अलोकेशन की बात ये वो कहते हैं ना कि एक दवाई हर पेशेंट का ट्रीटमेंट, हर बीमारी का इलाज नहीं कर सकती। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि किसको कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, ये बच्चे की प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि भाई CSET में कॉन्फिडेंट फील कर रहा है लेकिन उसका GS वीक है, तो हम उसे फोकस करेंगे, आप GS के ऊपर फोकस, उसको ये बोलेंगे GS में फोकस कीजिएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो GS में कॉन्फिडेंट हैं, अगर GS में आपका टेस्ट सीरीज़ में मान लिया कंसिस्टेंटली 85 90 प्लस जा रहा है, लेकिन CSET में अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। शाहरुख खान का एक बहुत फेमस डायलॉग था, तो मुझे 70 मिनट, ऐसे 70 मिनट का एक डायलॉग था चक दे इंडिया में, वही मैं बोलता हूँ CSET में कि आप 60 आवर्स कम से कम दीजिएगा। ये जो 30 डेज़ हैं, इस 30 डेज़ में 60 आवर्स आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर दीजिएगा। वो 60 आवर्स वो 2-2 घंटे करके 30 दिन में हो सकते हैं, 3-3 घंटे करके 20 दिन में हो सकते हैं। ये सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और प्रैक्टिसिंग की बात कर रहा हूँ। जो टेस्ट देने का टाइम है उस टेस्ट को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। टेस्ट अलग से, टेस्ट का टाइम अलग रहेगा। इतना मिनिमम टाइम तो आपको देना पड़ेगा। बहुत से बच्चे लास्ट ईयर आए थे, वो भी यही कह रहे थे कि सर CSET क्वालिफाई नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास CSET पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे इस साल भी अपीयर हो रहे हैं और इस साल वो CSET के ऊपर खासकर फोकस कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा बच्चा इस साल देखने को मिले कि भी GS में अच्छा कर पा रहा है लेकिन CSET की वजह से अटक गया। तो प्लीज़ इस पेपर को लाइटली ना लें। तो अभी आपके पास टाइम है, 1 मंथ सफिशिएंट है अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो। मतलब स्टूडेंट को अपनी तैयारी को खुद को एनालिसिस करना चाहिए और उस अनुसार टाइम डिवोट करना चाहिए GS या CSET। सर जैसे कि हमने अभी बात करा प्लानिंग प्रिपरेशन का, रिसोर्सेज के सारे के बारे में, अब टॉपर सजेस्ट करते हैं कि जनरली जो मॉक टेस्ट देने चाहिए, आइदर वो CSET का हो गया या GS का हो गया। तो स्टूडेंट जो आखिरी के 30 दिन बचे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेके, उसमें CSET के जो मॉक टेस्ट है उसको कैसे इनकलकेट करें अपनी तैयारी में, साथ साथ में अगर किसी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो अपनी मिस्टेक्स को कैसे ओवरकम करें? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इनफैक्ट काफ़ी बच्चे ऐसे मिले हैं मुझे, वो ये कहते हैं कि सर लास्ट के 20-25 दिन बचेंगे तो हम सभी टेस्ट को इकट्ठा लगा लेंगे। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि आपको बोलता है कि आपको अगर कोई भी बीमारी है उसका पता लगाने के लिए एक टेस्ट रिकमेंड करता है। तो क्या वो एक टेस्ट के बाद दोबारा से टेस्ट करने को बोलता है? नहीं। टेस्ट का पर्पज़ होता है आपकी कमी का आंकलन करना कि कहाँ पे वीकनेस है। फिर क्या करता है डॉक्टर, उस पार्ट के ऊपर काम करने के लिए कोई मेडिसिन देता है। फिर थोड़ा टाइम बीतने के बाद डॉक्टर बोलता है कि एक और टेस्ट दीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो जो उसने मेडिसिन दी है आपके ऊपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वही पर्पज़ हमारे टेस्ट का है। टेस्ट का मतलब है अपने वीक एरियाज़ को पहचानना और एक सफिशिएंट टाइम देना इस टेस्ट से अगले टेस्ट के बीच में कि जो आपने 3-4 टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं कि इनमें आपकी कमी है, उनके ऊपर आपको वर्कआउट करना है। फिर देखना है कि नेक्स्ट टेस्ट में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। सिर्फ टेस्ट देने किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं होगा। इनफैक्ट उसमें तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसका मोरल डाउन हो जाएगा। तो मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा टेस्ट देने से इम्पोर्टेंट है टेस्ट लिमिटेड दीजिएगा, उस टेस्ट का एनालिसिस प्रॉपर कीजिएगा। एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट, किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट के बीच में मेरा ये मानना है पर्सनली, कम से कम 2 दिन का टाइम होना चाहिए। जो आपने अपनी कमी आइडेंटिफाई करी है उसके ऊपर 4 से 5 घंटे स्टडी कीजिएगा। टेस्ट दिया है उसका आंकलन कीजिएगा 3 से 4 घंटे। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, किस वजह से गलत हुए हैं, आइडेंटिफाई कीजिएगा, पॉइंट्स लिखिएगा। क्या आपने उसमें कैलकुलेशन एरर किया है, क्या आपने उसमें सिली मिस्टेक किया है, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है। अगर आप अपनी गलतियों के ऊपर ही काम करना शुरू करेंगे, वहीं से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होना शुरू होगी। सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा, ना ही बहुत ज़्यादा टेस्ट देने से सॉल्यूशन मिलेगा इसका। मतलब जो टेस्ट दिया है एटलीस्ट उसका एनालिसिस उसका एनालिसिस करें, रेदर देन कि ज़्यादा टेस्ट लगाए। ज़्यादा टेस्ट नहीं लगाने हैं।
15 टेस्ट लगा सकते हैं 30 दिन के अंदर, 2 दिन का गैप, 1 दिन का बीच में छोड़ के गैप, फिर आप लीजिए। साथ साथ में जो टेस्ट किए उनको रिवाइज भी कर। उनको रिवाइज कीजिएगा। उनमें सबसे पहला क्या काम करना है, कोई भी टेस्ट देंगे तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, दूसरा जो आपने अटेम्प्ट किए हैं सही किए हैं, और तीसरा जो अटेम्प्ट किए हैं वो गलत किए हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपने अटेम्प्ट किए हैं, आपको लगा होगा कि आपको आते हैं तभी तो अटेम्प्ट किए हैं, सिली उसमें आपने कहीं गैस वर्क तो नहीं किया। जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, आप बिना सॉल्यूशन देखे उनको दोबारा से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपने अटेम्प्ट किए हैं, आपको लगा था पहली बार में कि आपको ये क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ईमानदारी से ये काम करेंगे तो उन्हीं में आप देखेंगे बिना सॉल्यूशन देखे आपके 20 से 25% क्वेश्चन करेक्ट होने शुरू हो गए। अगर आपके मान लिया 10 क्वेश्चन गलत हुए थे, उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके अभी ठीक हो जाएंगे बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। इसका मतलब वो अंडर प्रेशर आपने गलत मार्क कर दिया होगा, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, या कॉन्सेप्ट में कोई क्लैरिटी नहीं थी। सबसे पहला काम, जो आपने पढ़ रखा है उसमें गलतियाँ कम करें, नया पढ़ने की बजाय। अगला सर, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, अगर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मैथ्स उनका अच्छा जा रहा है, रीजनिंग कर रहे हैं तो रीजनिंग अच्छा हो रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो वो अच्छा हो रहा है। बट जब वो फुल लेंथ टेस्ट लगाते हैं जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, या फिर वो अभ्यास का टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो डाउन चली जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ऐसे स्टूडेंट्स को, जहाँ तक मैंने देखा है स्टूडेंट्स में ये कमी पाई है कि वो बच्चे क्या करते हैं, जब तक पहला क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा वो दूसरे क्वेश्चन पे मुंह नहीं करते हैं। वो जिद बांध लेते हैं क्वेश्चन के साथ कि मुझसे कैसे सोल्व नहीं होगा। इमोशनल नहीं होना है क्वेश्चन को लेके। अब आमिर खान का एक डायलॉग, कुछ ज़्यादा ही फिल्मी डायलॉग हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो इसी तरीके से जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो दिमाग के अंदर एक ही क्वेश्चन चलना चाहिए, डू एनी 50, कोई भी 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो इस एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज नथिंग बट एडिंग एक्स्ट्रा टू द ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ऑर्डिनरी होना मैंडेटरी है, तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो पाओगे। तो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए जो एक औसत बच्चा क्वेश्चन करेगा, वो क्वेश्चन आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पहली रीडिंग में आपको क्या करना है, जो सबसे इजी क्वेश्चन हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। और कोई भी पेपर, 2023 का पेपर सबसे डिफ़िकल्ट बोला जाता है। इसमें भी मैंने पूरा पेपर कितनी बार सोल्व किया है, इसमें भी 30 से 32 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर कोई भी बच्चा जिसने ईमानदारी से ठीक ठाक पढ़ाई करके 10वीं क्लास पास की है, वो 30 से 32 क्वेश्चन आसानी से लगा सकता था और उसमें क्वालिफाई हो सकता था। डिसक्वालीफाई होने का एक ही रीज़न है कि वो बच्चे लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। अननेसेसरी कुछ ट्रैप वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी बोल रहे हैं कि कैट लेवल डाल दिया था। वो 3 से 4 क्वेश्चन थे, वो भी कैट लेवल नहीं थे। 14 साल से कैट पढ़ा रहा हूँ, कैट लेवल कुछ भी नहीं था उसके अंदर। उनके अंदर अच्छे क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन में अच्छे कॉन्सेप्ट डाले थे उन्होंने। लेकिन हम कब तक उन्हीं क्वेश्चन को लेके, उन्हीं के क्या, अगर उन क्वेश्चन को हम छोड़ देते तो क्या फ़र्क पड़ता हमारी परफॉर्मेंस। लेकिन उन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन की वजह से बाकी जो 15 से 20 क्वेश्चन आसान वाले थे वो बच्चों के छूट गए, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। बच्चे 50वें क्वेश्चन तक पहुँचते हैं, उतने में टाइम ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट से बात करने पे यही निष्कर्ष निकला कि सर पेपर लेंथी लगा, हम लास्ट तक पहुँच नहीं पाए। पेपर एग्ज़ाम देके बच्चे जैसे मेट्रो तक या अपने किसी व्हीकल तक जा रहे थे, तो जाते जाते जब बच्चे लास्ट के पेजेस फ्लिप कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था ये क्वेश्चन तो मुझे आता था लेकिन एग्ज़ाम में मुझे दिखा ही नहीं, वहाँ तक बच्चा पहुँचा ही नहीं। तो अपनी जो अटेम्प्ट करना है उसमें मैंने बोला कि सबसे पहले वो क्वेश्चंस देखे। क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है अपने। एक, अभी करने हैं, आप देखेंगे आता है आपको, कॉन्फिडेंट हो आप उस टॉपिक के बारे में, उसको उसी टाइम पे अटेम्प्ट कीजिएगा। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो ऐसा होगा जो आपको आता है लेकिन लगेगा कि इसमें टाइम लगेगा, तो उसके ऊपर आप आर लिख दीजिएगा। आर स्टैंड्स फॉर रिव्यू, कि अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं इस क्वेश्चन को रिव्यू में डाला, दोबारा इसको देखूंगा। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे जो डिफ़िकल्ट, जिसका कुछ आपको आता पता ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे मेरे को ईजी लगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको एंगेज नहीं होना है। वहाँ पे जाके अपनी पूरी नॉलेज नहीं दिखाने की, आज तक नहीं पढ़ा मैंने ये क्वेश्चन लेकिन आज ही सोल्व करके दम लूँगा। तो अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इजी क्वेश्चन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। स्माइल देनी है उस क्वेश्चन को और जल्दी से फ्लिप कर देना, स्किप करना है उस क्वेश्चन को और उसको दोबारा भी नहीं देखना। तो अगर आप इजी और जो आपने रिव्यू में क्वेश्चन डाले हैं उन्हीं को अगर
ईमानदारी से कर लेंगे तो आपके 50 से 55 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। जी सर। सर जैसे कि यूपीएससी का आपने जैसे टेस्ट का बताया, तो यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होने वाला है सीसेट का, उसमें लगभग कितने क्वेश्चन करने चाहिए? कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, ये भी सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ स्टूडेंट इसमें बोलते हैं कि नहीं हम लोग 27-30 क्वेश्चन करेंगे और सारे करेक्ट करेंगे और हमारा कट ऑफ जब बच्चा अटेम्प्ट करता है ना तो उसे लगता है कि सारे ही करेक्ट होंगे, ठीक है ना। लेकिन एग्ज़ाम में नॉर्मली भी बच्चा टेस्ट लेके बैठता है तो भी उसके सारे करेक्ट नहीं होते, तो एग्ज़ाम में तो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, तो कैसे सोल्व हो जाएंगे करेक्ट। मैं ये बोल के चलता हूँ, सेफ़र साइड पे रहने के लिए आपको 50 के करीब अटेम्प्ट का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। और ऑप्शंस जहाँ पे बात करते हैं कि पूरा का पूरा तुक्केबाजी जिसको कह दीजिएगा या वाइल्ड गैस जो करते हैं बच्चे, उसको आपने अवॉइड करना है। अगर दो ऑप्शन के अंदर अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न है तो आप चांस ले सकते हैं। ये नहीं कि चारों में ऑप्शन में मेरे को कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी आप तुक्का लगा रहे हो, तो वो अपने साथ में एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। जी सर। सर एक इससे रिलेटेड एक सवाल और मेरा है, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो ये सोच के आते हैं कि मैं मैथ्स के सारे सवाल करूँगा, मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखूंगा ही नहीं वहाँ पे जाके, और अल्टीमेटली होता है कि कभी फेल हो जाते हैं, कभी पास हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? वो जो 3 पोर्शन है, मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उनको इक्वली ध्यान देना चाहिए या फिर किसी एक पोर्शन को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? देखिएगा, मेरा ये मानना है 3 एरिया हैं, बेसिक न्यूमरेसी, लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक एरिया में आप बहुत कॉन्फिडेंट होने चाहिए, एक एरिया आपका एवरेज होना चाहिए, और जो एक एरिया आपका बच गया वो इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि उसमें सारे के सारे आपके गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, या आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, हो सकता है कि बाउंसर आए, हो सकता है कि यॉर्कर आए, कौन सी बॉल आएगी आपको नहीं पता। यूपीएससी का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, वो यूपीएससी का जो यू बोलते हैं ना, वो कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल होता है वहाँ पे। तो अब की बार मैथ्स अच्छे खासे क्वेश्चन आए, लगभग 50% के करीब पेपर जो है वो मैथ्स से ही आया है। हो सकता है अगली बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएं। तो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सिंगल बास्केट, किसी एक एरिया के भरोसे मत जाइएगा। रीजनिंग, मुझे लगता है कि जिस बच्चे का मैथ्स अच्छा होगा उसका रीजनिंग तो अच्छा होगा ही, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, वो आरसी को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं बच्चे। तो ये गलती ना करें, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। एक एरिया जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो पेपर में बोहनी वहीं से करें, शुरुआत वहीं से करें, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, पावर प्ले होता है। पहली जो 20-25 मिनट होते हैं वो पावर प्ले होता है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, वो कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एरिया है उसको लास्ट में अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि लास्ट में एक तो अननेसेसरी प्रेशर होता है आपके ऊपर, और फिर वहाँ पे दिल में एकदम से ऐसे होता है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा ले लेता है बच्चा। सर हमने सारी मॉक टेस्ट की बात करी है अभी, सारे की सारी कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। अब सर एक मेरा सवाल आखिरी इससे रिलेटेड है, मॉक से रिलेटेड, कि यूपीएससी के जो पीवाईक्यू होते हैं वो यूपीएससी के पैटर्न को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो सर अभी आखिरी के 30 दिनों में यूपीएससी के जो पीवाईक्यू है सीसेट से संबंधित, उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए स्टूडेंट को अभी? जहाँ तक मेरा आकलन है सीसेट पीवाईक्यूज़ को लेके, वो क्वेश्चन एज इट इज़ तो रिपीट नहीं होंगे। आपको बच्चे को क्या होता है कि सर मैंने सारे पीवाईक्यूज़ लगा लिए हैं, अब मैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, तो बच्चा वहाँ पे अटक जाता है। पीवाईक्यूज़ का मतलब ये नहीं होता है कि यही क्वेश्चन आएंगे, पीवाईक्यू का मतलब होता है ये कॉन्सेप्ट और इसके आजू बाजू वाले जो भी आप क्वेश्चन करते हो पीवाईक्यू। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करो और ऐड करो तो वो बराबर आना चाहिए। एक बार में उसमें नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट डाल दिया, एक बार में उसमें इंटीजर का कॉन्सेप्ट डाल दिया। तो जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, 3 बार आया है ये क्वेश्चन, और 21, 22 और 23 तीनों साल आया है ये क्वेश्चन। तो जब भी आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन करते हो तो उसके आजू बाजू भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। वही करंट अफेयर्स वगैरह में होता है, जो न्यूज़ होती है वो एग्जैक्टली नहीं पूछी जाती, उसके आजू बाजू किस संदर्भ में पूछा गया है, तो उसका बैकग्राउंड, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। सर जैसे कि हमने सारी बात करी, प्लानिंग, प्रिपरेशन, रिसोर्सेज, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस। अब सर जैसे कि यूपीएससी की तैयारी जो है काफ़ी लंबी तैयारी होती है, एक तो साल भर पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस चलता है, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 30 दिन के अंदर होने वाला है। तो स्टूडेंट के मन में प्रेशर और एंग्जाइटी वाली चीज़ें आ रही होंगी अभी,
तो सर उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट को? उसको ओवरकम करने के लिए मैं यही बोलूँगा कि सोने से पहले एक बार मिरर के सामने खड़े होके अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, आंखों में आंखें मिला के, क्या आपका ये दिन बेस्ट गया है? क्या आप इससे बेहतर कर सकते थे? 99% चांसेस हैं कि आंसर ना में आएगा कि मैं और बेहतर कर सकता था। तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको सुबह जगाने के लिए अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं कि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो होता है एक, जैसे बर्नर के ऊपर हम दूध को रख देते हैं तो वो एक उफान आता है, उसे बर्नर से जैसे ही साइड में रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। तो सेल्फ मोटिवेशन जो है वो अंदर से आता है, ना कि दूसरों को देख के आता है। तो उन बच्चों के लिए मेरा यही सुझाव होगा, अपने आप को पॉजिटिव रखें, जितना आपने प्रिपेयर किया है वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी है, प्रोवाइडेड आप उस दिन उसको अपने परफॉर्मेंस में ढाल पाए कि नहीं आए। वो कहते हैं इंग्लिश में है, नोइंग इज़ इम्पोर्टेंट बट मेकिंग अदर्स नो दैट यू नो इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, इवन दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपको आता है ये अच्छी बात है, लेकिन आप उसे रेप्लिकेट कर पाएँ। पूरे साल की मेहनत आपने उस 2 से ढाई घंटे के दौरान दिखानी है वहाँ पे। और दूसरा, अपना थोड़ा-सा दिनचर्या का ख़्याल रखें। सोने से पहले अगले दिन आपने क्या पढ़ना है, अपने डेली टारगेट सेट करें, अपने वीकली टारगेट सेट करें और उन पे टिक करते जाएँ। अगर किसी वजह से आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तो आप रीज़न लिखें कि क्या रीज़न था, किस वजह से वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया। पॉजिटिव लोगों के साथ में रहें, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाने की ज़रूरत है नहीं, अगर है भी तो सोशल मीडिया वगैरह से जितना हो सकता है, मैं थोड़ा-सा ये बोलूँगा, आप अगर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड भी हो या सोशल से कनेक्ट भी होना चाह रहे हो तो अपना थोड़ा-सा एक टाइम लिमिट बाँध दीजिएगा कि इस दौरान ही मैं मोबाइल फ़ोन को यूज़ करूँगा या दोस्तों के या घर वालों के मैसेजेस का रिप्लाई मैं इसी दौरान करूँगा। पढ़ाई करते टाइम पे कोशिश ये कीजिएगा कि जहाँ पे आपका बेड हो, बेडरूम जहाँ पे हो, उसमें बैठ के ना पढ़ाई करें। कोई भी साथ में लाइब्रेरी हो, अपने आप को, आपकी जो सिटिंग है, कंसंट्रेशन है, कम से कम 2.5 से 3 घंटे की सिटिंग होनी चाहिए, तभी आपका माइंड 2 घंटे तक फोकस रहेगा। प्रॉपर सिर्फ अपने साथ में पेन, पेपर और जो आप स्टडी मटेरियल ले रहे, जो भी पढ़ना चाह रहे हैं वो होना चाहिए और एक पानी की बोतल होनी चाहिए। आपका जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बुक्स नहीं रखनी चाहिए। जो आपने उस दिन पढ़ना है सिर्फ वही स्टडी मटेरियल वहाँ पे होना चाहिए। और इसके अलावा सीसेट में मैंने बच्चों को एक चीज़ देखी, जैसे आपने पूछा कि लास्ट डे पे क्या करना चाहिए, एक बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ी सी बिगड़ी हुई है बच्चों की। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं और सुबह 4-5 बजे सोते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उन्हें परफॉर्मेंस देनी होती है दिन के समय में। वो उनका सोने के टाइम के साथ में क्लैश करता है और कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जब क्लासरूम में भी इनफैक्ट मैंने देखा है कई बच्चे जो सुबह सोते हैं, इनफैक्ट पूरी रात जगते हैं, क्लास में उनको अगर उस टाइम पे जगा दिया जाए, कोई क्लास रख दी जाए तो उनके सर में दर्द होने लग जाता है। तो मैं ये बोलूँगा अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को थोड़ा सा सेट कीजिएगा। जो भी टेस्ट लगाते हैं, चाहे वो जीएस का है या सीसेट का है, वो आपके एक्चुअल एग्ज़ाम का जो टाइम है उसके साथ में मैच करना चाहिए। ठीक है ना, हेल्दी खाएं, थोड़ा सा प्रॉपर स्लीप लें। मैं तो ये बोलूँगा कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूरी है। बच्चे यहाँ पे अपने आप को एग्जॉस्ट करते हैं। अपनी स्टडी को नंबर ऑफ़ आवर्स में काउंट ना कीजिएगा। आपने क्या पढ़ा है, जितना पढ़ा है सिर्फ उसी को आप एक बार कंसोलिडेट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा और नई चीज़ें पढ़ने का मुझे नहीं लगता कि समय है और एडवाइजेबल भी नहीं है। जितना पढ़ा है वो काफ़ी है। सर जैसे कि आपने सारा प्रेशर और एंग्जाइटी को रिलीज़ करने का, ओवरकम करने के बारे में बताया, तो सर अब एग्ज़ाम 16 जून को शेड्यूल्ड है, कुछ ही दिन बचे हैं उसमें, 30 दिन से भी कम। तो सर ऐसा कोई मोटिवेशनल मैसेज जो आप स्टूडेंट को देना चाहेंगे ताकि उनका जो एग्ज़ाम डी डे वाला दिन है उस दिन वो बेहतर परफॉर्म कर पाए और सफल हो पाए? मैं मोटिवेशनल स्पीच अगर कोई दूंगा या कोई मैसेज दूंगा तो मेरे हिसाब से वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होगा। अगर आप खुद से मोटिवेटेड नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि भूखे व्यक्ति को खाना खाने के लिए किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर वो हंगर है, वो भूख है आपके अंदर सफलता की, तो आपको किसी बाह्य मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो वही बेस्ट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन है। तो जितना भी आपने पढ़ा है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा, भरोसा रखिएगा और लबासना
आपके स्वागत की तैयारी कर रही है। क्या आप खुद लबासना के लायक हो कि नहीं, एक बार अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस एंड टिप्स। उम्मीद है आपको सर के द्वारा दिए गए टिप्स और गाइडेंस आपकी 16 जून को जो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है उसमें ज़रूर हेल्पफुल होंगी। इसके साथ ही आप सकारात्मक रहिए, समर्पित रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। विज़न आईएएस की ओर से यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।